वे विद्यार्थियों, आज की कथा नहीं है, यह एक वार्ता है। तो यह एक वार्ता भी नहीं है, यह एक संवाद है। इसे हम संवाद भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक समाधान है। किस बात का समाधान? हुआ यूं कि कल कुछ बच्चे मुझसे मिलने आए और उन्होंने अपनी एक समस्या मेरे सामने रखी। उसका निदान वे जो चाहते थे वो मेरे बस का नहीं, वो मेरे लिए संभव नहीं था। फिर भी रास्ता निकला। बस वही घटना मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, उसका आपसे जिक्र करना चाहिए, उसे आपके बीच लाना चाहिए। और घटना इस प्रकार है। बच्चे सीनियर क्लास के ही थे। उनका कहना था, अमुक विद्यार्थी जिसने इसी वर्ष प्रवेश किया है, अभी कुछ दिन पहले ही उसने किसी बच्चे की पुस्तक चुरा ली। फिर वह पकड़ा गया। पकड़ा क्या गया? उसी ने बता दिया कि मैंने ही चुराया। तो हम उसे लेकर आपके पास आए थे। हमें लगा कि आप उसे स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसे समझा बुझाकर माफ कर दिया। लीजिए, आपने जैसा किया था उसका परिणाम सामने है। इसने फिर वही काम किया है। इस बार फिर इसने पुस्तक और नोट चुराया है। इसने तो बताया नहीं इस बार। हो सकता है बताने की सोच रहा हो। तब तक इसके किसी साथी ने बता दिया कि इसी ने ऐसा किया है। हम सब ने इस पर दबाव बनाया। तो यह देख लीजिए, या आप इसी से पूछ लीजिए, ये आज लेकर के आ गया है। ये किताब है और ये नोट्स है, यानी कि ये पकड़ा गया है। इस बार भी रंगे हाथों पकड़ा गया। तो इसे इस बार सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि यह अपराधी है। इसके अंदर अपराध की प्रवृत्ति है। इसने चोरी की है, इसके अंदर चोरी की प्रवृत्ति है। इसे इस बार स्कूल से निकाल ही दीजिए। ऐसे बच्चे अगर स्कूल में रहेंगे तो स्कूल का वातावरण खराब होगा। बड़ी नसीहत दे डाली इन लोगों ने हमको, इतना समझाया उन लोगों ने हमको। उन विद्यार्थियों में कुछ अंदर से आक्रोशित लग रहे थे, कुछ भावावशेष में थे, कुछ अंदर से व्यथित लग रहे थे। कुछ को अपने स्कूल की प्रतिष्ठा की चिंता सता रही थी। सभी इसका एक ही हल चाह रहे थे कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। मैंने कहा, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और यहाँ ज़्यादा दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। आपने यहाँ बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। आप जान गए हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि यही समझ इसे होती तो शायद यह ऐसा नहीं करता, क्योंकि एक बार इसी कार्य के लिए लज्जित भी हो चुका है। और वही कार्य फिर दोबारा करने का मतलब एकदम साफ है कि यह निरा मूर्ख है और संस्कारहीन भी है। इसे अभी तक किसी ने यह नहीं समझाया कि गलत गलत होता है और सही सही। अब आप ही बताइए, चाहे जो परिस्थितियां रही हों, जब वह यहाँ तक पहुँच ही गया है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, या फिर इसे निकाल दिया जाए, कहीं और जाए
और वहाँ भी पकड़ा जाए, लोग क्या कहेंगे? यही ना कि प्रेस्टीज से पढ़कर आया है, क्या वहाँ यही सब पढ़ाया सिखाया जाता है? या फिर मुझे धैर्यपूर्वक उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए, उसकी मनोदशा की जांच परख करनी चाहिए, उसके बारे में और जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए और कोई समाधान सोचकर उसे रास्ते पर लाना चाहिए। क्या जवाब है आपका? वे सब तो मौन रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आप क्या कहते हैं? उसे स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए? अभी वो यही है, डरिए मत, आप उसे धमकाएगा नहीं आपको। कितने लोग को धमकाएगा? तो ऐसे ही फांसी में पड़ा हुआ। क्या कहना है आपका? यही ना कि उसे अवसर मिलना चाहिए? मेरा भी यही मत है कि उसे अवसर मिलना चाहिए। तो मैंने उन विद्यार्थियों से कहा, अगर कोई अपनी गलती मान लेता है, पुनः न करने का कमिटमेंट कर लेता है, क्षमा मांग लेता है, तो उसे माफ किया जा सकता है, इस शर्त पर कि निगरानी जारी रहेगी, उस पर निगाह रखी जाएगी और पुनः पकड़े जाने पर सजा अवश्य मिलेगी। विद्यार्थी से मैंने कहा, अब तुम ही बताओ, क्या फिर ऐसी स्थिति आएगी? वह भी भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगा। अब यह एक अलग समस्या, उसे चुप कौन कराएगा? जैसे तैसे उन विद्यार्थियों ने ही उसे चुप भी कराया। चुप होने के बाद वो कहता है कि सर, जीवन में अब कभी ऐसा नहीं होगा। पूरे जीवन का मैं जिम्मा लेता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब कभी ऐसा नहीं होगा, अब कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्रिय विद्यार्थी, उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा उसे उसके किए की वास्तविक सजा आज मिल गई, क्योंकि उसने अपने किए का अपराध बोध स्वीकार किया। अब उसे लगने लगा है कि उसने जो किया है वो गलत है। तो स्पष्ट है कि अगर किसी को अपराध बोध हो जाए, किसी को पता चल जाए कि उससे गलती हुई है, उसने गलत कर दिया है, तो समझो उसने प्रायश्चित कर लिया। उसने महसूस किया कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर उसने महसूस किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये मेरा मानना है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अर्थात उसने अपने किए का प्रायश्चित कर लिया है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जीवन बहुत विरोधाभासी है। जीवन में बहुत ही विरोध है। तमाम हमारी क्रियाएं विरोधाभासी हैं। और अगर तुम केवल अच्छा अच्छा, शुभ शुभ की ही आशा लगाए बैठे हो, तो यह कैसे संभव है? एकदम संभव नहीं है। क्यों? फिर वही बात, क्योंकि जीवन समग्र है। समग्र मतलब इसमें सब कुछ है, अच्छा बुरा, चाहे जो भी कह लो, इसमें सबका समावेश है। और साथ ही साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि जीवन सतत परिवर्तनशील है। जीवन समग्र है और सतत परिवर्तनशील है। जीवन में सतत बदलाहट है और यह बुनियादी सत्य है, यह अकाट्य सत्य है। जीवन के खंड नहीं किए जा सकते, यह अखंड है। जीवन को आप कई पार्ट में नहीं जी सकते। बस जो मिला है उसको संपूर्ण जीना है। ऐसा नहीं कि 10 साल जिए
उसके बाद विलुप्त हो गए, कहीं गायब हो गए, फिर दूसरे हो गए 10 साल बाद चले। इस जीवन को तो तुमको कंप्लीट ही जीना है। जब विलुप्त हो गए तो समग्र रूप से विलुप्त हो जाओगे, फिर तुम्हारा ये अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वो दूसरा अस्तित्व होगा, फिर आओगे। तो जो ये जीवन तुम्हें मिला है वो अखंड है, इसे खंड खंड करके नहीं जी सकते। यानी जो प्रक्रिया चली है वो सतत है, कंटिन्यूअस, उसमें फेर बदल नहीं। यहां कुछ भी स्थायी नहीं, यहां कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, यहां सब कुछ बदलता रहता है। अब तुम ही बताओ, जहां सब कुछ के बदलने की सारी संभावनाएं हैं, वहां तुम क्यों नहीं मानते कि वह भी बदल जाएगा? जिस पर तुम्हारी निगाह है, अर्थात जो मूर्ख है, और वह भी बदल जाएगा जिसको तुम बुद्धिमान समझते हो, जिसको तुम बुद्धिमान मानते हो, जिसको तुम बुद्धिमान जानते हो। दोनों के बदलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और फिर उन्हें अवसर तो मिलना ही चाहिए ना। और यही निर्णय हुआ भी। यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे रूपांतरण के सभी अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा में। तुम अपना रूपांतरण कर लो, तुम बदल जाओ, तुम पारस हो जाओ, ताकि हर लोहे के कण को छू दो और वो सोना बन जाए। अब सोना बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि खूब सोना इकट्ठा कर लेंगे। तुम्हारे गुण लक्षण सोने के हो जाएं, सोने की तरह चमकने लगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है यह जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। जीवन जो है वो विरोधों से बना हुआ है, इसमें बहुत विरोध है। देखो, जो विरोध तुम्हारे सबसे करीब है उसकी मैं चर्चा करता हूं। तुम श्वास अंदर लेते हो ना, और उसी को बाहर निकालते हो। तो श्वास का अंदर लेना और श्वास का बाहर निकालना दो विरोधी प्रक्रिया नहीं। तुम सांस लेते हो और सांस बाहर निकालते हो, यह भी तो विरोधाभास है, और इसके बिना तुम जी नहीं सकते। श्वास का अंदर जाना, श्वास का बाहर निकलना दो विरोधी प्रक्रिया है, और तुम हो कि इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक श्वास अंदर नहीं जाएगी और बाहर नहीं निकलेगी, तुम्हारा जीवन ही संभव नहीं है। सुख दुख, अच्छा बुरा, लाभ हानि, रात दिन, सुबह शाम, यह सब क्या है? तो ये सब दोनों दो चरम हैं, दो स्ट्रीम हैं। एक शून्य पर है, एक शिखर पर है, विरोधाभास है दोनों में। आप सुबह को शाम नहीं कर सकते और शाम को सुबह नहीं कर सकते। दुख को सुख नहीं कर सकते, सुख को दुख नहीं कर सकते। रात को दिन नहीं कर सकते और दिन को रात नहीं कर सकते। यह विरोधाभास है कि नहीं? क्या तुम इससे भाग सकते हो? कभी नहीं भाग सकते। जो भागा समझो उसका जीवन ही उससे भाग गया। इसे स्वीकार करना ही जीवन है। तो यह जान लो, कोई आदमी सदा सुख सुविधा में रहा हो, कोई पीड़ा न झेली हो, कोई दुख दर्द न सहा हो और संघर्ष न किया हो, तो उसके जीवन में चमक हो ही नहीं सकती। असंभव, कभी नहीं। उसमें धार हो ही नहीं सकती, उसमें तीक्ष्णता आ ही नहीं सकती, और कितना भी खोजोगे उसमें गहराई मिल ही नहीं सकती। वह तो केवल माटी का लोंदा है। माटी का लोंदा समझते हो ना? बर्तन बनाने के लिए कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को गूंथता है, और गूंथने के बाद जो उसको शकल देता है, अरे क्यों नहीं जानते हो, घर में आटा नहीं गूंथा जाता है? तो घर में जो आटा गूंथा जाता है वो आटे का लोंदा है, और कुम्हार जो मिट्टी गूंथता है वो मिट्टी का लोंदा है। तो वो जो लोंदा है उसके स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है,
मान लिया आपकी मम्मी ने आटा गूंथ कर रख दिया, तो क्या वो स्वयं रोटी में परिवर्तित हो सकता है? वो लोइया बन सकता है? वो चौकी बेलने पर बेल करके रोटी का आकार प्राप्त कर सकता है? तवे पर सिक करके फूल सकता है? टीवी में हो सकता है, लेकिन यथार्थ में नहीं हो सकता। आप आटा गूंथ के घर पे रख दो, रोटी नहीं बन सकती। कुम्हार मिट्टी गूंथ करके लोजा बना करके रख दे, उसको कोई स्वरूप नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके अपने बस का कुछ भी नहीं है। वो तो जिस हाथ लगेगा ना, उसी का स्वरूप हो जाएगा। आपको रोटी बेलना हो तो टेढ़ा मेढ़ा बेलाएगा, मम्मी को बेलना हो तो बहुत सुंदर बेलाएगा। कुम्हार उससे जो चाहेगा बना लेगा। उससे भगवान भी बना सकता है वो, और उससे राक्षस भी बना सकता है। तो माटी का लोदा का क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम माटी का लोदा बनना चाहते हो, या फिर संघर्ष करके अपना स्वरूप प्रदर्शित करना चाहते हो, अपने आप को चमकाना चाहते हो, अपने आप को वहां पहुंचाना चाहते हो जहां तुम्हारी जगह है? निश्चित ही तुम लोदा नहीं बनना चाहते, कोई नहीं बनना चाहते। आटा भी नहीं सोचता होगा कि गूंथ करके मुझे रख दिया जाए, मैं सड़कर खराब हो जाऊं। वो भी चाहता होगा कि जल्दी से मुझे जो है सुंदर रोटी का स्वरूप दे करके और किसी के मैं काम आ जाऊं। कुम्हार का मिट्टी का लोदा, वह भी चाहता होगा कि हमें भगवान ही बना दिया जाए। ये तो उस पर निर्भर है, वो जिसके भरोसे है। वो तो उस हाथ के ऊपर निर्भर करता है जो उसको रोटी में परिवर्तित करके किसी के थाली तक पहुंचा दे। और माटी का लोदा निर्भर है कुम्हार पर। लेकिन तुम किस पर निर्भर हो जी? तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। ये तुम्हारे अपने बूते का काम है, इसे तुम्हें स्वयं करना है। और मेरा मानना है तुम करोगे, निश्चित करोगे, और वहां पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्।